तो पाकिस्तान ने कहा कि जाएं और इसको गिराएं, हथौड़ी और छेनी लेकर ना जाएं बल्कि जदीद किस्म के आलात लेकर जाएं। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर आपसे नहीं होता तो बम से उड़ा दें नस्ला टावर को। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं खुश आमदीद। आज मैं मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर। बड़े केस की बड़ी समाअत हुई है। तमाम स्टे ऑर्डर सिंध हाई कोर्ट के वापस ले लिए गए और दूसरा नस्ला टावर को बम से गिरा दें, तीसरा वज़ीर आला सिंध की सरजनिश हुई है और चौथा नाला मुतासरीन के लिए सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो तमाम तर बातें आज समाअत का जो अहवाल है बड़े तफसीली तौर पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम न्यूज़ के सीनियर एनालिस्ट गयास भाई। गयास भाई, ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में हमने देखा कि बड़ी समाअत हुई है, वज़ीर आला सिंध को बुलाया गया, वज़ीर आला सिंध को तलब किया गया। वरना ये बड़ी शर्मनाक बात होती है कि वज़ीर आला को कोर्ट के अंदर बुलाया जाए। वज़ीर आला तो छोड़ दें, मिनिस्टर को बुलाना भी बड़ी शर्मनाक बात होती है। क्या कहेंगे गयास भाई? आज सबसे पहले बात करते हैं, वज़ीर आला सिंध को बुलाया, क्या क्या बातें हुई? शुक्रिया मोहसिन। अच्छा, शेम ऑन सिंध हुकूमत याद है ना आपको? ये हमने चलाया था, ये भी कोर्ट के कमेंट्स है। और वज़ीर आला सिंध को जब पहला तौहीन अदालत तौहीन अदालत नहीं, इनको नोटिस जब जारी किया गया था, आपको याद होगा ये ख़बर मैंने सबसे पहले चलाई थी, जिस पर वज़ीर आला शदीद बरहम थे कि हमें तो इस तरह नहीं बुलाया था। आज वज़ीर आला को इन पर्सन नोटिस था और ये कल नोटिस जारी कर दिया गया था और वज़ीर आला को हिदायत की गई थी कि गुजर नाला, महमूदाबाद नाला और औरंगी नाला, इसके जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए जो प्लान तश्कील देना है, उसकी रिपोर्ट यानी इनिशियल रिपोर्ट, क्या फाइंडिंग्स हुई, क्या ज़मीन अलॉट हुई, उसकी रिपोर्ट जमा करानी थी। वज़ीर आला ने आज फिर ताख़ीर की आने में। एडवोकेट जनरल सिंध पेश हुए पहले मरहले में और उन्होंने यही रिपोर्ट दी और वही पुरानी बातें दोहराई जो पहले इन्होंने दोहराई थी कि इनके पास फ़ंड मौजूद नहीं है और बहरिया टाउन के पैसे उन्हें दे दिए जाएँ, जिस पर अदालत शदीद बरहम हुई। चीफ जस्टिस ने फिर कॉल किया वज़ीर आला को और 11 बजे वज़ीर आला सिंध अदालत में पेश हुए। तो वज़ीर आला सिंध ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। उनका ये कहना था, मेरे हिसाब से वज़ीर आला सिंध एक कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, लेकिन चूँकि हालात और सियासी मामलात ऐसे हैं कि वो भी काम नहीं कर पा रहे कराची में और सिंध में ख़ास तौर पर। तो वज़ीर आला ने ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कोर्ट के अंदर कि ये जो नाला मुतासरीन है इनकी बहाली के लिए हम काम कर रहे हैं और बड़ी ख़बर ये है उनके लिए कि 2 साल में ये प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है हाउसिंग स्कीम का और 10 अरब रुपए की लागत से जगह बनने जा रही है और ये जो है इन रिटर्न वज़ीर आला कोर्ट में जमा करा चुके हैं। और वज़ीर आला ने एक बार फिर यही मुद्दा दोहराया था कि बहरिया टाउन के पैसे, जिस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी कुदरती आफत आ जाती है शहर पे, तो क्या आप उन पैसों का इंतज़ार करेंगे जो अब तक मौजूद नहीं है? तो जिस पर वज़ीर आला खासे शर्मिंदा हुए। उनका ये कहना था कि मैं कोशिश करूँगा कि सिंध हुकूमत के बजट से ही 10 अरब रुपये की रकम निकाली जाए, लेकिन अब इस बात का फ़ैसला हो गया है कि 2 साल मिनिमम, मैक्सिमम, चूँकि सरकारी जो हाउसिंग स्कीम्स होती हैं उसमें टाइम ज़रूर लग जाता है, मैक्सिमम 2 साल का टाइम दिया गया है और 2 साल में इन तमाम लोगों को 80-80 गज़ के घर दिए जाएंगे। लेकिन उसके लिए श्योरिटी यही होगी कि उन्हें मेक श्योर कराना पड़ेगा कि उनकी जगह लीज़ थी या लीज़ नहीं थी, वो मुतासरीन के अंदर शामिल हुए। क्योंकि हमने देखा था जब औरंगी टाउन और गुजर नाला की सफाई हो रही थी तो उस वक्त 90,000 रुपये के क्लेम्स लेने के लिए ऐसे ऐसे लोग जमा हुए जिनका कोई वजूद नहीं था। तो अब इस चीज़ को जस्टिफाई करके और इस चीज़ को देखते हुए इसका फ़ैसला होगा और हाउसिंग स्कीम तैयार होगी। दूसरी अहम बात, मैं दूसरी बात पे आऊँगा गयास भाई। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि वज़ीर आला सिंध को बुलाया गया, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास फ़ंड्स नहीं है। आज की समाअत में उन्होंने कहा कि जी ठीक है हम करते हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो गए, जस्टिस काजी अमीन अहमद। हालांकि काजी अमीन अहमद साहब इतना नहीं बोलते, लेकिन जब वज़ीर आला सिंध साहब आए तो उन्होंने भी बोलना शुरू किया, ठीक ठाक सरजनिश की। उन्होंने कहा कि आपके डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, तमाम अफसरान जो है वो बेइख्तियार हैं, उनके पास इख्तियारात मौजूद नहीं है। तमाम लोग जो है वो आपके पास आते हैं और उनके पास मामला हल नहीं होता तो फिर वो कोर्ट से रुजू करते हैं। उन्होंने कहा 40 साल पहले 1000 केस होते थे, आज की अगर बात करें तो लाखों करोड़ों केस अदालतों में ज़ेरे समाअत है, जिसकी सबसे बड़ी वजह हुकूमत का काम ना करना है। 1.5 लाख से ज़ायद केसेस जो है हमारी अदालतों में पेंडिंग है। उसका रीज़न आज चीफ जस्टिस ने वाज़े किया, क्योंकि इस पर बड़ा क्वेश्चन उठता था। सीएम साहब खुद इस बात को टारगेट करते थे कि पहले अपने केसेस को देखा जाए, पहले अपने मामलात को देखा जाए, फिर हम पर जो है शेम ऑन सिंध हुकूमत कहा जाए। लेकिन आज उन्हें ये जवाब मिल गया
जब चीफ जस्टिस का बेंच तश्कील दिया जाता है या कोई भी बेंच तश्कील दिया जाता है और उसके पास केस लगता है, एक कॉज लिस्ट तैयार होती है। उस कॉज लिस्ट का मकसद ही यही होता है कि उसमें एक एक्सपर्ट जज मौजूद होते हैं। तो रेवेन्यू का काम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो इस वक्त बात कर रहे हैं, वो सिंध हाई कोर्ट में हमने देखा जज की हैसियत बतौर जज और बतौर चीफ जस्टिस वो कर चुके हैं। उसके अलावा जस्टिस अमीन की आपने बात की कि उन्होंने भी अपने रिमार्क्स दिए, इसलिए कि उनके पास अलग एक्सपर्टीज़ हैं। जस्टिस इजाजुल हसन की जहाँ तक बात हुई, उनके पास एक अलग एक्सपर्टीज़ है। जो बेंच तश्कील दिया जाता है किसी भी मामले में, अब इंक्रोचमेंट के मामले में जो बेंच तश्कील दिया गया उसमें तीनों जजेस के पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्सपर्टीज़ हैं, इसलिए उनसे सवाल जवाब होते हैं, इसलिए उनसे कोई आंसर मांगा जाता है, इसलिए उनसे कोई रीज़न मांगा जाता है और उस रीज़न के तहत उनसे जो है पूछगछ होती है, इसलिए अफसरान फंसते हैं। लेकिन हमने देखा कि इसमें आज फिर एक टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया सीएम की तरफ से और उन्होंने कहा कि हमारे पास 20 ग्रेड के अफसरान नहीं हैं, 21 ग्रेड के अफसरान नहीं हैं, हमारे पास अफसरान की कमी है। एक अफसर को हमने 3 काम सौंपे हुए हैं, जिसकी वजह से काम डिले हो रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। लेकिन जिस पर अदालत ने कहा कि आपकी इस गलती की वजह, इस गलती की सज़ा आम आदमी भुगत रहा है अदालतों में केसेस की सूरत में। छोटी छोटी केसेस की हेयरिंग्स जो हैं अदालतों में आ रही हैं, छोटे छोटे एप्लीकेशंस आ रही हैं जो कि डिले में जा रही हैं और जिसका बोझ आवाम के साथ साथ अदालतों पर नजर आ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जी आप अपनी वो कह रहे हैं जी हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको नहीं सराहा जाता। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जी हम सिंध गवर्नमेंट भी अच्छे काम कर रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमें पता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ शहर फैसल का आपने रोड बना दिया, आपने इधर आगे पीछे रोड बना दिए। क्या वज़ीर आला सिंध का काम सिर्फ रोड बनाना है? ये तो KMC के काम है। वज़ीर आला सिंध का काम सिर्फ शहर को अच्छा करना नहीं बल्कि पूरे सूबे को अच्छा करना है। लड़काना की बात हुई, सखर की बात हुई, उन्होंने बता दिया हाल, बोला गुलिस्तान जौहर की आप चले जाएं हाल देख लें, यूनिवर्सिटी रोड पे चले जाएं। सोराब गोड की भी बात हुई, उन्होंने कहा कि सोराब गोड पे पता नहीं कौन लोग आकर बैठे हुए हैं, उनको तो आपने देखा नहीं है। ये कौन लोग हैं? क्या आप इस सूबे को चला रहे हैं या आपके ऊपर भी कोई लोग हैं जो सूबे को चला रहे हैं? ये क्या बात है गयास भाई? देखिए, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट जोड़ा है। वज़ीर आला का काम सड़कें बनाना नहीं है, वज़ीर आला का काम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं है, वज़ीर आला का काम शहर आबाद करना नहीं है। वज़ीर आला का काम सूबे पर हुक्मरानी करना है, सूबे के मामलात को ठीक करना है। ये बात पहले CM साहब कहते रहें कि ये मेरा काम नहीं है, ये बात मेयर कराची पहले कहते रहें कि ये मेरा काम नहीं है, उस पर सवाल जवाब होते रहे। आज वज़ीर आला ये बात कर रहे हैं कि मैंने ये काम किया, मैंने शारा फैसल बनाई। एक तो जब वज़ीर आला से जब डेवलपमेंट के सवाल किया जाता है, हम भी सवाल करते हैं, तो शुरुआत होती है शारा फैसल से कि शारा फैसल बनाई। फिर शारा फैसल पे बात होती है कि मैंने उन इलाकों को डेवलप किया जहाँ पे जो सिंध हुकूमत या KMC का डोमेन नहीं था। तो भाई क्यों बनाई आपने? अब आज आप देख लें कंटोनमेंट बोर्ड के हदूद में, यानी मनोड़ा कंटोनमेंट के अंदर एक जो है डेवलपमेंट का काम हो रहा है, पार्क्स बन रहे हैं, एक बड़ा खूबसूरत जो है पॉइंट बन रहा है, पिकनिक पॉइंट। लेकिन क्या ये वज़ीर आला की डोमेन है? क्या ये सिंध गवर्नमेंट की डोमेन है? जब ये सवाल करते हैं तो वज़ीर आला और वज़ीर आला के जो मातहत अफसरान हैं या मिनिस्टर्स हैं वो बड़ा घबराते हैं इस बात से। जब आपका डोमेन नहीं है तो फिर आप उस डोमेन में जाके काम क्यों कर रहे हैं? थर्ड करते रहते हैं। तो दूसरी बात हम नस्ला टावर के मुतालिक करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जब रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें कहा गया कि जी हमने अभी तक गिराई नहीं है, खाली वो एक नोटिफिकेशन दे दिया कि जी आप इमारत को खाली करें। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े बरहमी का इज़हार किया। उन्होंने कमिश्नर कराची को कहा कि आपने अभी तक इस इमारत को गिराया नहीं है। उन्होंने कहा कि जी हम इसको गिराने के लिए अहकामात दे रहे हैं और इसके ऊपर बहुत जल्द अमल दरामद हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जाएँ और इसको गिराएं, हथौड़ी और छेनी लेकर ना जाएं बल्कि जदीद किस्म के आलात लेकर जाएं। बल्कि उन्होंने तो ये भी कहा कि अगर आपसे नहीं होता तो बम से उड़ा दें नस्ला टावर को। तो बहरहाल उन्होंने एंड में ये कहा कि अगर पाकिस्तान आर्मी की अगर आपको मदद दरकार है तो उनसे ले लें, उनसे जाके आप आलात लेकर जाके वो बिल्डिंग को गिराएं। नस्ला टावर की बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। गयास भाई किस तरीके से गिराया जाएगा ये? मोहसिन, पहले तो आपको याद होगा नस्ला टावर का हमने पोस्टमार्टम किया था और आपको जो फैक्ट्स बताए थे, मेरा नहीं ख्याल है उसमें को 19 या 20 की बात है। काफ़ी चीज़ें हमने रिपोर्ट की थी और आपने जब मुझसे सवाल किया था नस्ला टावर का क्या होगा, तो मैं आपको डे फर्स्ट से कहा कि नस्ला टावर गिरेगा। उसके रीज़न बड़े साफ़ हैं। नस्ला टावर का जो 60% एरिया है वो लीज़ है और नस्ला टावर का जो 40% एरिया है वो इलीगल है। उस इलीगल जगह को तोड़ने की चीफ जस्टिस ने हिदायत की थी, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका क्योंकि टाइम फ्रेम नहीं दिया गया था। हमारे पास इदारे काम जब करते हैं जब उन्हें डेडलाइन दे दी जाती है। पवेलियन एंड अलादीन जब तोड़ा गया जब उन्हें 2 दिन की डेडलाइन दी गई। हमारे पास एम्प्रेस मार्केट जब तोड़ी गई जब उसकी डेडलाइन दी गई। तो इंक्रोचमेंट की ड्राइव में डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल होती है। लेकिन नस्ला टावर के हवाले से अब चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि 1 वीक में इसको तोड़ दिया जाए। नस्ला टावर हाई राइज बिल्डिंग है,
हाई राइज बिल्डिंग को तोड़ने का उसूल ये है कि उसकी ऊपरी मंजिलों को तोड़ना शुरू किया जाता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं और उसका मलबा नीचे गिरता रहता है और आखिर में उसको तोड़ा जाता है। नस्ला टावर में 3 पिलर जो हमने पहले निशानदेही की थी वो बात ऑथेंटिक हो गई है, कोर्ट के अंदर साबित हो गई है। तीसरा पिलर जो है वो रोड पे बना हुआ है नाले के ऊपर, तो कमिश्नर कराची ने जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया वो गलत नहीं था। उनका ये कहना है कि अगर मैं तीसरा पिलर गिराता हूँ तो नस्ला टावर की बिल्डिंग शाहरा फैसल पे गिर जाती है, और अगर मैं 2 पिलर्स पीछे के गिराता हूँ तो नस्ला टावर की बिल्डिंग आबादी पर गिर जाती है। तो जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के पास वो वसाइल मौजूद हैं, आप जदीद मशीनरी और जदीद टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। हम देखते रहते हैं जब हमें वीलॉग्स देखने होते हैं, जब हमें कोई यूट्यूब पे हमें चीज़ें देखनी होती हैं तो हम व्यूज़ करते हैं कि हाई राइज बड़ी बड़ी दुनिया में बिल्डिंग्स गिराई जाती हैं, उसके लिए टेक्निक्स होती हैं। वो टेक्निक्स डायनामाइट भी इस्तेमाल होता है, उस टेक्निक्स में डेटोनेटर्स भी इस्तेमाल होते हैं, उस टेक्निक्स के अंदर आप मशीनरी भी इस्तेमाल करते हैं। तो तीनों टेक्निक्स मौजूद हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नस्ला टावर को अल्लाह ना करे डेटोनेटर से या डायनामाइट से गिराया जाएगा तो ये कोई अनोखी या अचंभे की बात नहीं है, ये दुनिया में होता रहा है। तो एक जगह ऐसी है जिसको तोड़ना है जो गैर कानूनी बनी हुई है, उसके लिए कमिश्नर कराची ने कह दिया है कि हमने नोटिस करके जगह खाली कराने के अहकाम दे दिए थे। अब 1 वीक के अंदर इसको फारिग करना है, यानी इसको तोड़ना है। 27 अक्टूबर को जो है वो गैस के कनेक्शन और बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करके इसको डेमोलिशन के जो काम है वो शुरू कर देंगे। गयास भाई, ये भी हमने देखा है कि जो इसका खर्चा होगा वो तो सारा नस्ला टावर को जो गिराने का जो खर्चा होगा वो बिल्डर देगा, और बिल्डर जो है वो रिहायशियों को पैसे भी अदा करेगा। जी, अब बात करते हैं सबसे अहम मौजू के ऊपर जिसके ऊपर KMC के वकील अक्सर शिकवा करते हैं। गयास भाई, अक्सर देखा है सुप्रीम कोर्ट तो ऑर्डर करती है, वहाँ जाते हैं तोड़ने के लिए, तो वो जो तोड़ने वाले जो लोग हैं यानी कि जो काबिज लोग हैं वो सिंध हाई कोर्ट चले जाते हैं, वहाँ से स्टे उठा के लेके आते हैं और बोलते हैं जी आप हमारे जगह को छेड़ नहीं सकते, हमारे पास स्टे ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बालातर है। अब सिंध हाई कोर्ट के स्टे के ऊपर जो है KMC को पीछे हटना पड़ता है, ये शिकवा उन्होंने किया था। आज बड़ा फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तमाम सिंध हाई कोर्ट के जो स्टे ऑर्डर थे, जो हुक्म इम्तनाई दे रखा था, वो सब के सब वापस ले लिए हैं और मुस्तकबिल में भी जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करने जाएंगे तो स्टे नहीं होगा। गयास भाई, क्या समझते हैं? अब तो KMC का इदारा फुल एक एक्टिव हो गया है और आज़ाद हो गया है। देखिए, बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि सुप्रीम कोर्ट एक चीज़ ऑर्डर करती है, अदालत उज़्मा है, यानी ये आखिरी अदालत है जिसमें आप अपनी अपील फ़ाइल करते हैं, और अगर उसकी जानिब से ऑर्डर फाइल होता है तो मुझे हैरत अंगेज़ तौर पे हमें ये देखना पड़ता है, हम रिपोर्ट भी करते हैं कि हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है। उसी स्टे को ख़त्म किया गया। स्टे इस बात पे मिला गया था कि लीज़ मकानात और लीज़ बेंगलोज तोड़ने की बात हो रही थी, लेकिन वो लीज़ बेंगलोज उस सूरत में लीज़ थे कि वो एक कटिंग के अंदर आ रहे थे, एक रोड कटिंग के अंदर आ रहे थे, तो वो जगह उनकी तोड़ी गई, इस वजह से बेंगलोज टूटे हैं। उसके बिहाफ पे उन्होंने मिसगाइड किया सिंध हाई कोर्ट को और वो पहुंच गए सिंध हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में आकर उन्होंने स्टे करवाया उस पर, और जिस पर आज अदालत ने स्टे ख़त्म कर दिया है। स्टे करवाने के बाद KMC ने जो कार्रवाई की, बशीर सिद्दीकी जो कि एंटी इंक्रोचमेंट के सीनियर डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगा दी गई हाई कोर्ट की जानिब से, और कंटेम्प्ट एक नहीं तो 50 या 60 के करीब थी। तो उस बिहाफ पे आज उन्होंने कंप्लेन की सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे ख़त्म कर दिए हैं और हिदायत दी है कि जिस तरह एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही थी उसी तरह उसी स्पीड में चलेगी, काम करते रहें। जी, गयास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसीली बात हुई। पहली बात तो ये है कि जी पाकिस्तान रेलवे की ज़मीनों के ऊपर भी बात हुई, तिजोरी हाइट्स के ऊपर जो है वो कल समात होगी, इसके अलावा साउथ सिटी हॉस्पिटल के ऊपर भी बात हुई, तमाम तर यानी कि 36,000 रफ़ाई प्लॉट्स के ऊपर बात हो रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कंटिन्यू होता चला जा रहा है। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।